हेलो मैथ्स के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां मैथ्स होती है मास्टर इजी। तो बच्चों, हम क्या कर रहे थे, क्लास 7 चैप्टर 4 को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, फिगर इट आउट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। पेज नंबर 84 पर जो आपके फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं उनको ओपन कर लीजिए और चलिए सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जितना अभी तक हमने सीखा है कि हम उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ। हमें फॉर्मूला बनाने हैं पेरीमीटर्स के, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, मतलब एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो, उसका पेरीमीटर उसका क्या बनाना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला। कल मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि ये सब जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, जो ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये जो रिलेशन लिखते हैं, ये ही फॉर्मूला होते हैं। तो वही आइए हम क्रिएट करते हैं। ये फॉर्मूला अलग से कहीं नहीं आते, हम ही इनको क्रिएट कर देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसकी हमने साइड मान ली, इसकी एक्स मान ली, तो तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड क्या हो जाएंगी बच्चों, एक्स। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सम ऑफ ऑल साइड मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x से बच्चों, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। किसके पेरीमीटर का, ट्राइंगल जिसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ही हम सारे फॉर्मूले आसानी से निकाल पाते हैं। देखते हैं सेकंड, अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होता है बच्चों, पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड्स हो, 1 2 3 4 5। पेंटागन पेन से ही आपको समझ में देनी, 5 साइड है जिसकी, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। जहां रेगुलर लिख रहा है मतलब इसकी सारी साइड इक्वल है, सब साइड इक्वल साइज की है। जैसे ये अगर L है तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। जहां रेगुलर लिख रहा होगा मतलब उसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। तो एक रेगुलर पेंटागन है, मतलब एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, वी यूज द वर्ड रेगुलर टू से दैट ऑल साइड्स लेंथ्स एंड एंगल्स मेजर्स आर इक्वल। मतलब कि हमने रेगुलर का मतलब, जो भी मैंने आपको समझाया था, रेगुलर का मतलब यह है कि उस डायग्राम की, मतलब उस फिगर की सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। सारे एंगल्स और सारी साइड क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। आइए इसको रफ करके दोबारा से समझाते हैं। क्या पूछा है, हमें एक रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला बनाना है। अब हमने ये डायग्राम बना दिया, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ बना लिया, छोटा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको मान लेंगे L L L L L। आप कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, पता है ये मानने का ही मतलब अगर हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। इनकी वैल्यू बच्चों सेम होगी। जैसे L यहाँ अगर ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा। अगर इमेजिन कर रही हूँ मैं, अगर ये 2 हुआ तो सारे ही क्या होंगे बच्चों, 2 होंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है, L5 भी। तो हमने ये जनरली मान लिया L। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। मतलब पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर सारी साइड का सम। तो L प्लस L प्लस L प्लस L L प्लस L, कितनी बार, 5 टाइम L को प्लस कर दीजिए। कितना है बच्चों, 5 टाइम L को प्लस करेंगे तो 5 इंटू L, मतलब 5L आ गया फॉर्मूला, 5L इसका फॉर्मूला आ गया। थर्ड देख लीजिए, अ रेगुलर हेक्सागन। अ रेगुलर हेक्सागन, यहां पर स्पेस खत्म हो गया है। सी का आंसर आपको बताते हैं, इसको यहां आगे सॉल्व कर देते हैं। 5L, 5 मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल्स टू 5L। ठीक है, अब ये डायग्राम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये डायग्राम यहां बना देती हूँ मैं इसका, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम के साथ बनाएंगे तो आपको, जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं ना बच्चों, तो आगे के लिए भी, मतलब 9th 10th 11th 12th में डायग्राम के साथ अगर बनाएंगे तो एग्जामिनर पर जो चेक करेगा कॉपी आपकी, जो नोटबुक चेक कर रहा होगा, उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि विद फॉर्मूला हम हर जगह लिखें, विद डायग्राम हम हर जगह क्या करें, आंसर को रिप्रेजेंट करें। रेगुलर हेक्सागन, अब हेक्सागन मतलब 6, हेक्सागन से ये आ जा रही होगी 6 साइड,
इन्हीं ही से नाम से हमें क्या पता चल जाता है कि इसमें कितनी साइड है, 6 है बच्चों। तो 6 रेगुलर है तो इसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल होंगी। अब की बार मान लीजिए m, ये m है तो ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m। अब बच्चों पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे, पेरीमीटर को p से रिप्रेजेंट करते हैं हम। पेरीमीटर अगर हम निकालें तो क्या होगा? m प्लस m, कितना? 6 टाइम m प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय m, दैट मीन्स 6m। 6m क्या हो गया बच्चों? इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, किसका? रेगुलर हेक्सागन का। तो अभी तो मैंने ये पूरा ओपन करके लिखवाया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ जिसकी सारी साइड क्या हो? इक्वल हो। रेगुलर ट्राइंगल बोल देते हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, जिसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप क्या बताएं, आप क्या दिमाग में लाएंगे? आपके माइंड में आ जाएगा कि ट्राइंगल मतलब 3 साइड। 3 साइड मतलब 3 इंटू कुछ भी, आप साइड को s मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, 3 इंटू s, ठीक है। अगर मैं बोल देती हूँ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन आते ही आपके माइंड में आ जाएगा 5 साइड। 5 साइड मतलब 5 इंटू s, हम एक ही s मान के चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर l लिखा है कोई बात नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये मैं अलग अलग मान के इसलिए बता रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, कि अगर आपकी क्लास टीचर कुछ और पढ़ाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। हेक्सागन मतलब, हेक्सागन आते ही दिमाग में क्या है? हेक्सागन मतलब हेक्सा मतलब 6 की आवाज आ रही है, तो 6 की आवाज आ रही है, तो 6 मतलब 6 इंटू जो भी साइड आप मानेंगे, 6 इंटू s, 6 इंटू m, कुछ भी जो मानेंगे। चलिए यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुनिरत्न हैज अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप। मुनिरत्न के पास एक लंबी 20 मीटर लंबी पाइप है। हाउएवर ही वांट अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। लेकिन उसको क्या, उसको एक उससे भी बड़ी पाइप चाहिए अपने गार्डन के लिए। ही जॉइन अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन। तो उसने क्या किया, उसने लाकर उसी पाइप में एक और पाइप क्या कर दी? जोड़ दी, क्योंकि उसको बड़ी पाइप चाहिए थी तो उसने एक और पाइप जोड़ दी। He joined another pipe, यहां तक हमने पढ़ लिया। Give the expression of the combined length of the pipe। हमें एक्सप्रेशन बनानी है कि जो उसने लेंथ कंबाइन करके पूरी पाइप बनाई है उसकी एक्सप्रेशन। और क्या यूज करना है? यूज द लेटर नंबर k टू डिनोट द लेंथ ऑफ द मीटर ऑफ द अदर पाइप। अब बच्चों हमें पहली पाइप की तो लेंथ दी ही थी, पहली पाइप की तो लेंथ हमें पता है 20 है, लेकिन उसने जो दूसरी उसमें ऐड करी, मतलब समझ लीजिए, इसको रफ कर देते हैं, आगे समझाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन बताती हूं मैं आपको। मुनीरत्ना के पास इतनी लंबी पाइप थी, यहां से यहां तक की पाइप थी 20 मीटर। क्लियर? ये एक पाइप बना दी हमने, ये एक पाइप है जो वाटर देती है गार्डन में, सीधी बना दी है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको और लंबी पाइप चाहिए, ये छोटी पड़ रही थी उसके गार्डन में पहुंचने के लिए, तो उसने एक पाइप लाकर इसके आगे जोड़ दी, जैसे हम सब भी जोड़ देते हैं। तो अब यहां से यहां तक की तो लेंथ बच्चों में पता है कि 20 है। यहां से यहां तक की उसने क्या किया है, उसने बोला है कि आप लेटर के मान लो कि जो उसने पाइप अनदर जोड़ी उसकी लेंथ के लिए के मीटर हो गया। के मीटर हमने आगे का मान लिया जो उसने दिया हुआ है, अगर वो नहीं देता तो हम कुछ और भी मान सकते थे। के मान लिया हमने, के ही लिखिए आप। यहाँ 20 मीटर है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की बच्चों हो गई के। क्लियर? अब उसने के दिया है इसलिए हमने के माना है, अगर वो के नहीं देता तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते थे। तो हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि वो टोटल लेंथ हमें बता सके कि यहां से यहां तक की कितनी लेंथ है। तो देख के आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, यहां से यहां तक की 20 है, यहां से यहां तक की के है, तो यहां से यहां तक की टोटल कितनी हो जाएगी? 20 प्लस के। कितनी हो जाएगी? 20 प्लस के मीटर। क्लियर? दोनों को जोड़ दिया, टोटल लेंथ हमारी निकल आई। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझते चलना है। अगर हम लाइन से समझते चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। What is the total amount कृतिका हैज? कृतिका के पास कितनी टोटल अमाउंट है? इफ शी हैज द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट ऑफ 100, 20 एंड 5। अगर उसके पास इतना 100, 20 और 5 के इतने इतने नोट है जितने हमें टेबल में दे रखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें उसके पास मनी बतानी है कि टोटल उसके पास कितनी मनी है। आप अपने ऊपर लेके चलिए, आप अपने आप को एग्जाम्पल लेके चलेंगे। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, यहाँ पर नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट लिख रहे हैं, यहाँ पर 20 रुपीज के नोट के नंबर लिख रहे हैं कि कितने 20 रुपीज के नोट है उसके पास। जैसे 100 रुपीज के उस पे नोट है 3, 20 रुपीज के उस पे नोट है 5,
₹5 के उस पे नोट है 6। तो एक्सप्रेशन एंड टोटल अमाउंट, एक्सप्रेशन बतानी है, फिर उनको जोड़ के हमें टोटल अमाउंट बताना है। अब देखिए बच्चों, अगर आप हैं, आपके पास क्या है, आपके पापा ने, आप यहां देखिए, आपके पापा ने आपको दिए 3 नोट 100 रुपीज के, 3 नोट दिए, तीनों 100 रुपीज के थे। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 इंटू 100, 300 ही तो हो जाएंगे आपके पास। 3 इंटू 100, आपके पापा ने 100 रुपीज के आपको 3 नोट दे दिए, तो आपके पास हो गए 300। फिर आप गए मम्मी के पास, यहाँ कहाँ गए आप? मम्मी के पास। मम्मी ने आपको दे दिए 20 रुपीज के 5 नोट। मम्मी ने कितने दिए? 20 रुपीज के नोट थे मम्मी के पास, उन्होंने 5 नोट दे दिए। तो आप कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट करिए आप अपने माइंड में, और अगर कैलकुलेशन से देखेंगे तो 5 इंटू 20, कितने? 20 रुपीज के 5 नोट दे दिए। तो टोटल मिला के जोड़िए, आप माइंड में ही बना सकते हैं। 20 रुपीज के 5 नोट मतलब 100 रुपीज। एक्सप्रेशन में उसको ऐसे लिखेंगे कि 5 नोट दे दिए 20 रुपीज के। फिर आप अपनी गए बहन के पास या भाई के पास, तो बड़े भाई या बहन के पास, उसने दिए आपको 5 रुपीज के नोट, कितने? 6। उसके पास 5 रुपीज के नोट थे 6, तो उसने क्या दिए? 5 रुपीज के 6 नोट दे दिए। तो आप क्या करेंगे? 6 नोट दे दिए 5 रुपीज के, तो 6 इंटू 5 कर देंगे, तो मतलब यहां से आपको 30 रुपीज मिल गए। अब इनको जोड़ के आपको बताना है कि टोटल तीनों लोगों ने आपको मिलाकर कितने रुपीज दिए। कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ अब पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ देखिए बच्चों, 3 में 100 की करेंगे 300, प्लस 5 में 20 की करेंगे, 5 2 10, 100 हो गया, प्लस 6 5 30। अब इसको जोड़ दीजिए, 300 प्लस 100 400 हो गया, और ये हो गया 430। कितने रुपीज हैं? 430 रुपीज हो गए आपके पास। तो हमने कृतिका का एग्जाम्पल यहाँ पर कृतिका के लिए बोला था, लेकिन हमने अपने एग्जाम्पल लेके यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए बच्चों, सेकंड में देखते हैं। यहाँ उसने एक्सप्रेशन दे दिया है, हमें बताना है कि किसने, आपके मम्मी ने, पापा ने और बहन ने कितने कितने रुपीज दिए। पापा आपको 100 वाले ही दे रहे हैं, मम्मी आपको 20 वाले, और बहन आपको, सिस्टर या ब्रदर आपको क्या दे रहे हैं? 5 रुपीज के नोट दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 100 रुपीज के कितने नोट दिए पापा ने? 6 नोट। हमने यही तो करा था, 100 रुपीज के कितने नोट है? 6। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 6। 20 रुपीज के आपके मम्मी ने कितने नोट दे दिए? 4। तो 4 हम लिख देंगे मम्मी के नीचे। यहाँ देखिए 5 रुपीज के जो नोट थे वो कितने दिए आपकी बहन ने? 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। तो ये भी हमारी हो गई कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से समझाया है। 100 रुपीज के पापा ने दिए 6 नोट, 20 रुपीज के मम्मी ने दे दिए 4 नोट, तो 4 यहाँ लिख दिया। 5 रुपीज के नोट दे दिए बहन ने 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ 8 है या 4 है या Z है। क्लियर? आपके पापा ने दिए 800 रुपीज के नोट, तो क्या करेंगे? 8 इंटू 100 कर देंगे। 800 रुपीज के दे दिए, फिर प्लस करेंगे। हम गए मम्मी के पास, मम्मी ने 4 नोट दे दिए 20 रुपीज के, 4 नोट किसके? 20 रुपीज के। प्लस फिर हम गए सिस्टर के पास, अब सिस्टर ने 5 रुपीज के तो नोट दिए, लेकिन कितने दिए? 5 रुपीज आगे लिख रहे हैं हम, कितने दिए ये नहीं पता। जेड दी, मतलब जेड दिए, कोई वैल्यू नहीं दी, हमने एक वेरिएबल मान लिया। वेरिएबल बताया था ना मैंने आपको, ABCD XYZ, एक कुछ भी वेरिएबल मान लिया कि जनरल दिया, आप भूल गए, मतलब आपको याद नहीं है कि आपकी बहन ने दिए थे, लेकिन उसको आपने जेड मान लिया। अब बच्चों इसको जोड़ेंगे कैसे? इसको ऐड कैसे करेंगे? मतलब जो हमें पता नहीं है उसको तो हम कर ही नहीं सकते, जितना हमें पता है उतना करते हैं। 8 इंटू 100 800 हो जाएगा। 4 इंटू 20 4 2 8 0। अब ये हमें पता ही नहीं है कितने रुपए है Z, तो हम क्या कर देंगे? इसको 5Z ही मान लेंगे, इसको हम 5Z ही लिखेंगे। हमें पता नहीं है, जितना जब हमें पता होगा, जब हमें याद आएगा, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे सोच लीजिए। आप देखिए बच्चों, इसको हम जोड़ ही नहीं सकते इसमें, तो हम वैल्यू जोड़ लेते हैं, मतलब जो हमें पता है उनको जोड़ लेते हैं। तो 800 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 880 प्लस 5Z। जब हमें पता होगा हम इसको तब जोड़ेंगे। तो यही हो गया आपका आंसर, ये है आपकी एक्सप्रेशन। जब हमें दिमाग में आएगा, जब हमें याद आएगा कि कितना दिया, तब हम यहाँ पर लिखकर इसको जोड़ देंगे, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट भी इसी टाइप से, अब आप पापा के पास गए, बहुत दिन की बात है, बहुत दिन हो गए, 1 साल पहले, मतलब आपके बर्थडे पर आपको पापा ने 100 रुपीज के नोट दिए। कितने दिए वो आपको याद नहीं, 100 के दिए ये याद है। मम्मी ने 20 के दिए, कितने दिए ये याद नहीं, तो पापा के आपने X मान लिए। मम्मी के याद नहीं कितने दिए, लेकिन 20 के दिए थे ये याद है, तो Y मान लिया। बहन के पास गए, बहन ने 5 रुपीज के दिए, लेकिन ये नहीं पता कितने दिए, तो हमने Z मान लिया। तो आप देखिए बच्चों, कर देते हैं इसको भी। X हमें दिए पापा ने 100 रुपीज के नोट, प्लस Y दे दिए मम्मी ने 20 रुपीज के नोट। हमें याद नहीं है तो हमने XYZ मान लिया। Z दे दिए बहन ने 5 रुपीज के नोट।
तो कर दीजिए 100x, हमें पता ही नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 100x, क्योंकि हमें वैल्यू ही नहीं पता। जब वैल्यू पता होगी तब जोड़ेंगे। तो 20 में y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा। बच्चों वेरिएबल को बाद में लिखते हैं हमेशा और कांस्टेंट वैल्यू को पहले, मतलब नंबर्स को पहले और लेटर्स को बाद में, नंबर्स को पहले लेटर्स को बाद में, जब हम ऐसे करके लिखते हैं। ये हो जाएगा बच्चों कितना 5z, कितना 5z। तो ये हो गई आपकी एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो हमने अलग अलग लिख दिए। अब जब याद आएगा, जब हम पूछेंगे बताएंगे, तब हम इसको पूरा पूरा लिख देंगे। ऐसा करके हम एक्सप्रेशन हमने बना ली एग्जाम्पल के साथ। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चों। इस तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन आप खुद को एग्जाम्पल मानकर इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वेंकट लक्ष्मी ओन्स अ फ्लोर मिल। वेंकट लक्ष्मी एक आदमी है, वो एक मिल चलाता है, आटे की चक्की मिल चलाता है। इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। मतलब जब वो मशीन को स्टार्ट करता है, रोलर को स्टार्ट करता है, जिसमें वो फ्लोर को पीसता है, जिसमें वो आटे को पीसता है, जब वो उसको शुरू करता है तो क्या होता है 10 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना 10 सेकेंड का उसको स्टार्ट होने में। Once it is running, जब वो चलना स्टार्ट हो जाता है, each kilogram of grain takes 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर। मतलब कि फ्लोर को, मतलब पाउडर में चेंज करने के लिए ग्रेन को, जैसे गेहूं आप पिसवाने गए तो गेहूं को पिसने में, 1 किलो गेहूं को पिसने में, मतलब ईच किलोग्राम मतलब हर किलोग्राम को, 1 किलोग्राम गेहूं को पिसने में, जब आटा बनने में उसको 8 सेकेंड लगता है। Which of the expression below describe the time taken to complete grind y kilogram of grains? मतलब उसने y किलोग्राम ग्रेन को उसने ग्राइंड करना है। मतलब आप उसके पास ले गए, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल मान लिए, आपकी मम्मी ने दिया y किलोग्राम गेहूं, आपको याद, मतलब ऐसे दे दिया जनरल उठा के कि ये है इतने किलोग्राम गेहूं, आपको पता नहीं है कितने हैं, y किलोग्राम आपने मान लिया, आपको पता नहीं है कितने, आपने y मान लिया। Assuming the machine is off initially, मतलब कि आपको एज्यूम करना है कि इनिशियली क्या होता है, मशीन ऑफ है, मशीन ऑफ है इनिशियली। तो कितना टाइम लगेगा आपके y किलोग्राम गेहूं को पिसने में। आपकी मम्मी ने दिए आपको गेहूं की बोरी, जिसमें कितने गेहूं है बच्चों, y किलोग्राम। आपको पता लगाना है कि कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से सही है, जो डिस्क्राइब करता है कि आपके जो y किलोग्राम गेहूं है कितनी देर में पिस जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। आप गए इसके पास, वेंकट लक्ष्मी के पास, कि ये लीजिए मेरी मम्मी ने y किलोग्राम गेहूं दिए हैं, इसका आटा पीस के दे दीजिए। अब वो पूछता है कितने, बोला मुझे नहीं पता, ये y किलोग्राम है। अब आपको बैठे बैठे आप बोर हो रहे हैं, तो आपको बैठे बैठे पता लगा, देखना है कि कितनी, आपकी मम्मी ने बोला है कि ये पता लगाना कि कितनी देर में ये आटा पिसा, मतलब तुम्हें कितना टाइम वहां पर लगा। ठीक है, तो आपको यही पता लगाना है। तो पहले क्या हुआ, उसने वेंकट लक्ष्मी ने मशीन शुरू करी, स्विच दबाया। अब स्विच दबाने के बाद उसको शुरू होने में बच्चों स्टार्ट रनिंग शुरू होने में उसको 10 सेकेंड लग रहे थे। तो 10 सेकेंड तो वो लगे ही लगे। फिर बच्चों अब ये y किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, तो पहला किलोग्राम मतलब ये तो लगने ही लगने हैं, तो इसमें प्लस होंगे जितना ये आटा पिसने में टाइम लेगा उतना। क्लियर। तो आप क्या कह रहा है ये कि 8 सेकेंड लगते हैं ईच किलोग्राम को पीसने में। ठीक है, 8 सेकेंड लगते हैं ईच किलोग्राम को, 1 किलोग्राम को पीसने में। ईच मतलब 1 किलोग्राम, 8 सेकेंड लगते हैं 1 किलोग्राम को पीसने में। तो बच्चों ये हो गया हमारा 1 किलोग्राम जितना आटा पिस रहा है। लेकिन हमारी मम्मी ने तो कितना दिया है, हमारी मम्मी ने तो y किलोग्राम आटा दिया है, कितना y किलोग्राम गेहूं दिया है। तो हमें y किलोग्राम में कितना टाइम लगेगा, तो इसकी जगह हम कर देंगे y। तो टोटल बच्चों कितना टाइम लगा, 10 + 8y, कितना 10 + 8 इंटू y। कैसे, समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखो आप गए वेंकट लक्ष्मी के पास, आपने उसको आटा दिया, ये मेरी मम्मी ने आटा दिया है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लग रहा है। तो उस 10 सेकेंड तो उसने स्विच ऑन किया, 10 सेकेंड तो उसको लग गए मशीन को शुरू करने में। अब आप देख रहे हैं उसने 1 किलोग्राम आटा पीसने में उसको 8 सेकेंड लग रहे हैं। 1 किलोग्राम आटा पीसने में 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड उसमें प्लस करेंगे हम 8 × 1, 1 किलोग्राम आटा पीसने में 8 सेकेंड। लेकिन हमें तो y किलोग्राम पिसवाना है, तो हम इसकी जगह y रख देंगे। अगर मम्मी ने हमें 2 किलोग्राम दिया होता तो हम y की जगह 2 रख देते। 3 किलोग्राम आटा गेहूं दिया होता तो y की जगह 3 रख देते। ऐसे ही हम
हम ये जनरल हमने y मान लिया, इतना हमें टाइम लग गया। तो आपने घर जाके मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे तो लगा है 10 + 8 × y, 10 + 8 × y। अब आपकी मम्मी कहती है कि मैंने तो तुम्हें 5 किलोग्राम आटा दिया था, अब बताओ कितना टाइम लगा। ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है, ये मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ कि आगे के आपको समझ में आए। तो आप क्या करेंगे, y की जगह सिर्फ 5 रख देंगे। 10 + 8 × 5, तो 10 + 8 5 = 40, कितना 50 सेकेंड लग गया। कितना 50 सेकेंड। अगर आपकी मम्मी कहते इसमें तो 6 किलोग्राम दिया था तो आप यहाँ 6 रख देते, तो ऐसे ही वैल्यू निकल जाती है। तो आपको यहाँ मैच करना है कि कौन सा सही है। 10 + 8 + y, तो ये गलत है। 10 + 8 ब्रैकेट में है, y बाद में है, नहीं ऐसे तो ब्रैकेट में पूरा ये ब्रैकेट में ये है हमारा, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हमारी वैल्यू आई है 10 + 8 × y, तो ये भी गलत है। ये हमारा ब्रैकेट में हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसको ब्रैकेट में रखा तो मतलब y की दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है, हमने तो ब्रैकेट खोलना भी सीखा है। यहाँ 10 × 8 × y, ये भी नहीं हो सकता। 10 प्लस है मतलब 10 सेकंड लग रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, टाइम्स थोड़ी हमें उतना बताना है। 10 + 8 × y, 10 + 8 × y, तो ये करेक्ट है बच्चों, डी वाला आपका करेक्ट है। 10 × y + 8, ये भी गलत है, 10 में थोड़ी y की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 सेकंड तो से शुरू होने में लग रहे हैं, आटा पिसने में उसको 8 सेकंड लग रहे हैं, कितना किलोग्राम आटा पिसेगा उसमें उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 10 सेकंड उसको लगे, फिर आगे हम प्लस ही तो करेंगे। जैसे अगर 10 सेकंड पहले लगे 40 सेकंड बाद में, तो प्लस करके तो निकालेंगे, 10 + 40 50, तो ऐसे करके मैंने यहाँ प्लस लगाया है। आई होप ये 4th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हमें पता चल गया, डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, डी करेक्ट है आपका, 10 + 8 × y। 5th देख लेते हैं, राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, अपनी चॉइस से लेटर चूज करना है, तो आप A B C D X Y Z तक कोई भी मान सकते हैं। 5 मोर देन अ नंबर, मतलब अब ये नंबर आप कुछ भी मान सकते हैं, ये कह रहे हैं नंबर आप कुछ भी मान लो, A B C D X Y Z, तो मैं मानती हूँ A, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपका जो फेवरेट लेटर हो आप उसको मान लेंगे। तो अब मैंने मान लिया A। अब ये कह रहा है 5 मोर देन अ नंबर, तो 5 मोर देन अ नंबर, मोर मतलब 5 में उस नंबर से 5 ज्यादा, समझिए 5 मोर देन ए नंबर, तो एक नंबर हमने एक्स ए मान लिया, उसमें 5 मोर मतलब उसको 5 और दे दो, तो +5 कर दो, तो ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। समझ में आ गया हो कैसे। पहले हम क्या करते हैं, देखो एक बार और बताती हूँ। 5 मोर देन अ नंबर, तो हम ऐसे करते कि +5 पहले लिखते, क्योंकि 5 लिख रहा है, लेकिन हम नंबर आगे लिखेंगे तब भी दिक्कत, तो हमें हमेशा क्या करना है, पहले उस नंबर को मान के लिख लेना है। तो हमने वो नंबर मान लिया बच्चों ए, ठीक है, ए मान लिया। अब ये कह रहा है 5 मोर देन अ नंबर, इस नंबर में 5 ज्यादा मतलब +5। अब मोर का आएगा तो प्लस करेंगे, एक चीज लिख दीजिए, मोर का आएगा तो प्लस, मोर मतलब 5 ज्यादा, लेस आएगा तो बच्चों माइनस करेंगे। जैसे 4 लेस देन अ नंबर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर को मान लेना है। एक नंबर हमने यहां मान लिया बी, ठीक है। अब उससे 4 लेस मतलब 4 कम, तो उसमें 4 माइनस कर दो, माइनस लेस की जगह माइनस करना है, लेस मतलब 4 कम, उससे 4 कम। अगर आएगा बच्चों टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, टाइम्स आएगा तो मल्टीप्लाई, जैसे 5 टाइम्स, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल, इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ देखो टाइम्स भी आ गया, टाइम्स आएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो नंबर मान लीजिए। अब मेरा मन कर रहा है वो मैं नंबर मान लू m, ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए। अब देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ना, कितना है उस नंबर का, कितना है 13 टाइम्स, कितना, तो इसमें कर देंगे बच्चों 13 की मल्टीप्लाई, 13 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। फिर उसमें कह रहा है 2 लेस देन, पीछे से चलेंगे, एक नंबर माना, उसमें उसका 13 टाइम किया, फिर उसमें से 2 लेस कर दिया, तो 2 लेस मतलब 2 माइनस कर दो, तो m × 13 - 2। अब मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो, मतलब लेटर की और नंबर की मल्टीप्लाई होती है, तो हम नंबर को पहले लिखते हैं, लेटर को बाद में लिख देना, तो 13m - 2, दिस इज द आंसर। आपका आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन आप उसको सही तरीके से ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, डी देख लेते हैं, 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर। अब क्या करना है, सबसे पहले पीछे से चलेंगे, एक नंबर हमने मान लिया, अब की बार n मान लिया, 2 टाइम्स है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा पीछे से चल रहे हैं ना, पहले एक नंबर माना, फिर उसका 2 टाइम किया, फिर उसमें से 13 लेस कर दिया, -13। तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या है, n × 2 को 2 पहले
नंबर पहले लेटर बाद में, 2n-13, दिस इज द आंसर। क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, अब हमें ये दे दी गई है, हमें ये बताना है, हमें ये दिया गया है, हमें ये बताना है। अभी हमें लैंग्वेज दी गई थी, हमें एक्सप्रेशन बतानी थी, अब हमें एक्सप्रेशन दी गई है, हमें लैंग्वेज बतानी है। क्लियर, अब हम करेंगे क्या करेंगे, देखो इसको हम किधर से भी मान लेते हैं, 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर में 8 टाइम की तो मल्टीप्लाई हो रही है, 8 टाइम्स एक्स, या फिर ऐसे लिख दो ऐड, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐड करना है क्या, ऐड करना है 8 टाइम ऑफ एक्स को, 8 टाइम्स ऑफ एक्स को किससे, ऐड 8 टाइम ऑफ एक्स एंड किस किस को ऐड करना है, 3 टाइम ऑफ वाई, 3 टाइम्स ऑफ वाई, ये हमने इसकी लैंग्वेज बना दी। ऐड करना है 8 टाइम्स ऑफ एक्स को 3 टाइम्स ऑफ वाई के साथ। अब इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसका एक्सप्रेशन बनाने को दूं, ये नहीं है आपके पास, तो ऐड मतलब ऐड करना है 8 टाइम ऑफ एक्स, 8 टाइम ऑफ एक्स को किसके साथ ऐड करना है, एंड 3 टाइम्स ऑफ वाई। तो इससे ये भी बना सकते हो, इससे ये भी बना सकते हो, इसमें आप दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि 3 टाइम्स ऑफ वाई मोर देन 8 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ वाई मोर देन है ना बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ वाई मोर देन 8 टाइम ऑफ एक्स, 8 टाइम ऑफ एक्स, तो ऐसे भी बना सकते हो, या फिर 8 टाइम ऑफ एक्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ वाई। तो बहुत तरीके से बन जाते हैं लैंग्वेज, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। यहां हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्शन का साइन है, या फिर लेस से भी बनाना चाहो तो उससे भी बना देते हैं। 15 टाइम्स ऑफ, जैसे लिख दे, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ के, 2 टाइम्स ऑफ के, 2 टाइम्स ऑफ के लेस देन, किससे कम है, 2 टाइम्स ऑफ के किससे कम है, 15 टाइम्स ऑफ जे से, 15 टाइम्स ऑफ जे। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप इसको ये भी बना सकते हो, सब्ट्रैक्ट 2 टाइम ऑफ के फ्रॉम 15 टाइम ऑफ जे, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम ऑफ के को किस में से, 15 टाइम ऑफ जे में से। या फिर हमने कर दिया 2 टाइम ऑफ के लेस देन, ये कम है, लेस हो रहा है ना, लेस है ना, तो लेस है किससे, 15 टाइम ऑफ जे से। यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर था, यहाँ पर टाइम्स में कर दिया है, बस इतना सा फर्क करा है। तो आप एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स भी दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, देखते हैं 7th क्वेश्चन है बच्चों। इन अ कैलेंडर मंथ, एक कैलेंडर मंथ में इफ एनी 2 into 3 ग्रिड फुल ऑफ डेट एंड चूजन एज शोन इन द पिक्चर। ये कैलेंडर है एक मंथ का, नवंबर 2024 का, यहाँ पर 2/3 की एक ग्रिड चूज कर ली गई है, 2/3 की मतलब 2 कॉलम 2 रो और 3 कॉलम की ग्रिड एक चूज कर दी गई है, जैसे ये वाली। तो राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डेट इन द ब्लैंक सेल्स इफ द बॉटम मिडिल सेल हैज W। मतलब अगर इसकी वैल्यू W दे दी गई है, बीच वाले की ये वैल्यू W दे दी गई है, तो बाकी की वैल्यू निकालनी है इसी W के अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चों निकाल लेते हैं इसको भी। ये W दे दी गई है, तो ये वाली जो ग्रिड है ना बच्चों, ये उठा के मतलब काट के यहां रख दी गई है, लेकिन इस वाले का नाम हमें दे दिया गया है W। तो इसे W के अकॉर्डिंग इसके आगे का, पीछे का, ऊपर का, इधर साइड का, इधर साइड का, इसी W के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करके हमको निकालना है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हमने माना बच्चों इसको W, तो W क्या हो गया, यहाँ पे W आ गया, W की जगह क्या है बच्चों 20, यहाँ 20 था ना। अब बच्चों यहाँ 19 था, छोटा छोटा लिख दो फिर इरेज कर देंगे। यहाँ 21 था, ठीक है, यहाँ 13 था, यहाँ 12 था और यहाँ 14 था। इसके अकॉर्डिंग W से इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए निकालते हैं। ये बच्चों 19, तो ये इससे कम है, इससे कम है ना, 20 से 1 कम होता है 19, तो W में से 1 माइनस कर देंगे, 20 में से 1 माइनस करके 19 आएगा। 20 माइनस 1 ही तो आता है, 20 की फॉर्म में हम लिखना है, तो 20 को हमने W माना है, तो यहाँ लिख दिया W माइनस 1। यहाँ देखो बच्चों ये 20 है, ये 21 है, तो ये क्या आएगा 20 प्लस 1 करके ही तो आएगा, 20 प्लस 1 तभी तो 21 होता है। तो मतलब यहाँ क्या करा है हमने, W में एक प्लस करा है, 20 को W माना था तो W में एक प्लस कर दिया। अभी मैं बाकी सब ये रेस कर दूंगी रफ वाला। यहाँ 12 है,
ठीक है। तो 12 यहां देखिए पहले 20 में से कितना माइनस करें जो 13 आ जाए, 20 में से कितना माइनस करें जो 13 आ जाए, 7। तो यहां हमने W में से मतलब समझ लो 20 का नाम W रख दिया है, तो W में से 7 माइनस कर दिया। यहाँ 20 में से कितना माइनस करें जो 12 आ जाए, तो यहाँ करेंगे 8। तो यहाँ 20 का नाम W है, तो हमने W माइनस 8 कर दिया। यहाँ 20 में से कितना माइनस करें जो 14 आ जाए, तो 20 माइनस 7, सॉरी 20 माइनस 6, तो W माइनस 6, क्योंकि 20 का नाम तो W है। तो हम ये रफ वर्क मिटा देते हैं, ये वाला सारा रफ वर्क है, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको। ये वाला सारा रफ वर्क है हमारा, यहां से लेके ये वाला और ये वाला, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि यहां पर हमने इनकी वैल्यू लिखनी थी। ये 20 था, ये 20 माइनस 1 हो गया, ये 20 प्लस 1 हो गया, ये बच्चों हो गया 20 माइनस 7, ये हो गया 20 माइनस 8, और ये हो गया 20 माइनस 6। तो ये सारा रफ वर्क है, इसको आप इरेज कर लीजिएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पूरे फिगर इट आउट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको कराने वाली हूं रिविजिटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हम सेकंड चैप्टर में सीख के आए हैं, उनको रिविजिट करना है, थोड़ा रिमाइंड करना है। ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हम सीख के आए हैं, वो सब कुछ रिवाइज करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ मैथ्स होती है फनीएस्ट एंड फंटेस्टिक। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।